Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video, we are going to discuss the revision session of Principle of Macroeconomics and that is the part number 2 और पार्ट नंबर 1 में हमने यूनिट 1 और 2 को डिस्कस किया था। यूनिट 3 है ये। लेसन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन। तो लास्ट लेक्चर में आप लोगों को डिटेल लेक्चर में आप लोगों को कंजम्पशन और सेविंग फंक्शन बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। आज जस्ट एन ओवरव्यू की तरह ट्रीट करेंगे इसको। तो जो एपीएस, एपीसी और एपीएस जो होता है आपका, उसके अंदर जो एपीसी होता है उसके अंदर फॉर्मूला होता है सी बाय वाई। वाई सी इज़ डिनोटेड बाय कंजम्पशन एंड वाई इज़ डिनोटेड बाय इनकम। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट इज APS. APS is the relationship between the saving and consumption. इन दोनों का जो रिलेशनशिप होता है वो APS बताता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है MPC। ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा C अपॉन में डेल्टा वाई। और जो आपका MPS होता है वो डेल्टा सेविंग अपॉन में डेल्टा इनकम को रिप्रेजेंट करता है। तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले क्या बोलता है इसके अंदर, ये कह रहे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है कि जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, देखो ये लिखा, इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जो एपीसी और जो एपीएस है ये टोटल कंजम्पशन और सेविंग को रिप्रेजेंट करते हैं टोटल इनकम के साथ, जबकि एमपीसी और एमपीएस चेंजेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि पहले अगर 80 था बाद में 100 हो गया तो कितना चेंज आया, 20 का चेंज आया, ये रिप्रेजेंट करते हैं एमपीसी और एमपीएस। नेक्स्ट देखो, उसके बाद ये कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कीन्स ने दिए थे और वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि नंबर 1 पॉइंट इज़ रियल कंजम्पशन वेरीज डायरेक्टली विद रियल इनकम। जो आप कंजम्पशन करते हो, रियल कंजम्पशन करते हो, ये कहीं ना कहीं आपका रियल इनकम को रिफ्लेक्ट बैक करता है। और जो कंजम्पशन अगर बढ़ती है तो वो फॉल करती है विद राइज एंड फॉल इन इनकम। कंजम्पशन का बढ़ना और घटना इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज एज इनकम इंक्रीजेज, जैसे ही इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन उतना नहीं बढ़ता जितनी इनकम बढ़ती है। सेकेंड पॉइंट। और जो डेल्टा सी एक सेकेंड, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई जो चेंज है प्लस डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, इसको हम 1 के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो कैसे, जब डेल्टा इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, डेल्टा वाई हो जाएगा, और डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस का, इसका कलर कोई और सा लेती हूँ, इन दोनों का जो होगा वो आ जाएगा आपका डेल्टा वाई, चेंज इन इनकम। तो इन दोनों को कट करके ये 1 हो जाएगा। तो ऐसे ही जो आपका ये रिप्रेजेंट करता है APC प्लस APS, इसको भी हम क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। अब आगे देखो, ये 2 पॉइंट को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट इज कंजम्पशन कैन नॉट फॉल बिलो अ सर्टेन मिनिमम लेवल इवन इफ इनकम फॉल्स टू ज़ीरो। अगर मेरी इनकम ज़ीरो भी होती है तब भी मेरा कंजम्पशन ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं तब भी कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रही होंगी। तो उस टाइम पे उसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है CA स्टैंड फॉर ऑटोनॉमस पार्ट ऑफ C in the increase in income which is consumed or marginal propensity to consume। जितना भी चेंज आ रहा है, मतलब इनकम ज़ीरो के बाद भी मैं कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रही हूँ, जिसकी वजह से जो डायग्राम देख रहे हो आप, ये जो C है ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, और वो ज़ीरो से स्टार्ट ना होके, जबकि इनकम जो होती है वो हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि कभी ना कभी इनकम ज़ीरो भी होती है, फिर वो बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, लेकिन जो कंजम्पशन फंक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है।
ठीक है, तो इसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसको जस्टिफाई किया है। नेक्स्ट देखो, ये सेविंग फंक्शन है। सेविंग फंक्शन कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान दो इस बात पे, इसको देखो यहाँ से, हाँ, अगर मैं सेविंग फंक्शन की बात करूँ तो जो सेविंग फंक्शन होता है वो नेगेटिव भी जाता है। बच्चों ये समझना, ये इनकम फंक्शन हो गया, ये कंजम्पशन फंक्शन हो गया बच्चों, ये सी हो गया, ये आपका इनकम हो गया। और जो एस होता है वो अगर मान लो मेरी इनकम ज़ीरो है, मेरी इनकम ज़ीरो है, मेरी कंजम्पशन या कुछ ना कुछ अमाउंट कर रही होंगी, मान लो 20 यूनिट्स कंज्यूम कर रही हूँ, आपको पता है एस कैसे निकलेगा, वाई माइनस सी, और मेरी इनकम ज़ीरो है और मेरी कंजम्पशन 20 है, तो एस क्या आ जाएगा, -20। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछे विल एस बी एनी टाइम नेगेटिव, येस यू से येस, एस नेगेटिव भी होता है अगर मेरी इनकम, मेरी वाई और मेरी कंजम्पशन दोनों ही सेम होंगी। सपोज़ मेरी दोनों ही सेम होंगी, उस सिनेरियो के अंदर जो आपका कंजम्पशन फंक्शन होता है और जो सेव इनकम फंक्शन होता है दोनों इक्वल होंगे, तो मेरा जो सेविंग फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ये 20 हो गया, मान लो ये भी 20 हो गया, तो यहाँ पे मेरी सेविंग फंक्शन 0 हो जाएगी। और सपोज़ जब मेरी इनकम ज़्यादा होगी, इसको अच्छे से समझ लो, इनकम मेरी 100 होगी और कंजम्पशन मेरी 20 होगी, तब मेरी सेविंग वहाँ पे कितनी हो जाएगी, 80, तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो जो एस है वो 3 टाइप से ट्रीटमेंट करता है, एस नेगेटिव भी हो सकता है, एस ज़ीरो भी हो सकता है और एस पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसीलिए ये डायग्राम यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे 0 हुआ होगा और यहाँ पे फिर वो इंक्रीज़ हो गया होगा। तो होपफुली दोनों डायग्राम आप लोगों को समझ आ गए होंगे। ये इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। नेक्स्ट इज लेसन नंबर 2। देखो आपने फर्स्ट में ये सीख लिया, कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। जो कंजम्पशन फंक्शन होता है C इज इक्वल्स टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन, वेट अ सेकेंड, C इज इक्वल्स टू डेल्टा C प्लस बी वाई, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन हो गया, ये चेंज हो गया, और ये जो मेरी इनकम हो गई वो हो गई। तो ये रिप्रेजेंट करता है आपका कंजम्पशन फंक्शन। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और सेव हमने पढ़ लिया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड कंज्यूम कर लिया, और हमने कॉन्सेप्ट्स के डायग्राम्स को भी समझ लिया। डिटर्मिनेशन ऑफ कंजम्पशन, डिटर्मिनेशन हम कंजम्पशन कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब देखो द एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, क्योंकि ये रिवीजन है तो जस्ट मैं रिवीजन करवा रही हूँ कौन कौन से पॉइंट्स को। सबसे पहले देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं नंबर 1 पॉइंट से। लेवल ऑफ कंजम्पशन इज डिटरमाइंड बाय एब्सोल्यूट लेवल ऑफ इनकम। जो हम कंजम्पशन है वो इनकम के लेवल के ऊपर डिपेंड करते हैं। इनकम ज़्यादा होगी तो कंजम्पशन ज़्यादा होगा, अभी हमने पढ़ा ना। इनकम कम होगी तो कंजम्पशन भी कम होगा, और सेविंग क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद इनकम जब एक सर्टेन लेवल से बियॉन्ड बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ता तो है, बट एक एट अ स्पेसिफिक रेट, मतलब बढ़ के कम बढ़ता है, ठीक है। वहाँ पे सेविंग का बढ़ना ज़्यादा हो जाता है। ये तीनों पॉइंट इसी को जस्टिफाई कर रहे हैं। पहले पॉइंट में इन्होंने बोला कंजम्पशन का लेवल बढ़ता है, वैसे इनकम का लेवल बढ़ता है, कंजम्पशन का लेवल बढ़ता है। सेकंड में कह रहे हैं जब इनकम कम होती है कंजम्पशन बढ़ता है इनकम से और सेविंग नेगेटिव हो जाती है। और नेक्स्ट लेवल पे बोल रखा है कुछ लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन बराबर हो जाता है इनकम का, सेविंग 0 हो जाती है। अभी मैंने जो जस्टिफाई किया आप लोगों को वही सब पॉइंट्स बताए हुए हैं। फिर यहाँ पे 4th पॉइंट में बोलते हैं कि बियॉन्ड दिस पॉइंट इनकम राइजेस, कंजम्पशन ऑल्सो राइजेस बट लेस देन इंक्रीज इन इनकम। फिर एक पॉइंट आ जाता है इनकम बढ़ती है ज़्यादा कंजम्पशन के कंपैरिजन में। और 5th पॉइंट में बोल रखा है कि जो चेंज होता है कंजम्पशन में और चेंज इन इनकम, उसी को हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं, जो कि इंक्रीज़ होता है जब आपकी इनकम बढ़ती है। अभी ये क्या था, एब्सोल्यूट
इनकम हाइपोथेसिस था। अभी हम पढ़ेंगे रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस क्या कहता है, देखो ये जो ऑथर थे, कौन से ऑथर, ड्यूसनबेरी वॉज द ऑथर ऑफ दिस हाइपोथेसिस। और इनके हिसाब से जो फैमिली कंज्यूम करती है वो उनकी लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड करता है, जो कि अदर फैमिलीज भी कंज्यूम कर रही है। Dewsbury was the author of his hypothesis according to which a family consumption depends on the level of income relative to the income of other families with which it identify rather than on absolute level of its own income। सिर्फ अपनी इनकम पे ही नहीं डिपेंड करता, बल्कि जो और फैमिली मेम्बर्स कंज्यूम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं, उन पे भी डिपेंड करता है आपकी कंजम्पशन। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप ये समझ सकते हो कि मान लो नेबर्स ज़्यादा अमीर हैं while your income remain unchanged, your neighbor grow richer while your income remain unchanged। आपकी इनकम सेम रह रही है, आपके नेबर्स की इनकम बढ़ रही है। your consumption will increase simply because your relative income position has deteriorated your neighbors whom you tend to imitate। मतलब सिर्फ आपकी इनकम से ही आपकी कंजम्पशन डिसाइड नहीं होती, आपके रिलेटिव की इनकम से भी आपकी इनकम डिसाइड होती है, ये कह रहे हैं। इसको हम डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस क्या होती है? अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस परमानेंट कंजम्पशन इज प्रोपोर्शनल टू परमानेंट इनकम। कुछ ऐसी इनकम होती है जो कि परमानेंट होती है और कुछ टेम्पररी होती है। यहाँ पे बोल रहे हैं, देखो कि ये देखो एक्चुअल इनकम ऑफ एनी पीरियड consist of the sum of permanent and transitory components. Similarly, actual consumption during any period will consist of basic permanent component and the random transitory component. परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस कहती है कि जो हमारी कंजम्पशन है वो केवल हमारी परमानेंट इनकम पे ही नहीं, हमारी रैंडम ट्रांजिटरी कंपोनेंट्स पे भी डिपेंड करती है। मान लो अ फैमिली एक्चुअल ईयरली इनकम में बी ग्रेटर देन और लेस देन इट्स परमानेंट इनकम डिपेंडिंग अपन पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रांजिटरी कंपोनेंट सच एज सडन, अगर कुछ बोनस वगैरह मिल गए या ब्रेक डाउन हो गया प्लांट का, तो वो भी इम्पैक्ट करता है आपकी कंजम्पशन के ऊपर। समझ रहे हो? नेक्स्ट देखो, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। दिस हाइपोथेसिस इज एसेंशियली similar to the permanent income hypothesis except for the fact that in the former income relevant to consumption during any period is taken average of the income flow over the whole life of individual। क्या कह रहे हैं ये कि जो आपकी कंजम्पशन है वो डिपेंड करती है कई सारे फैक्टर्स पे। किस पे? एवरेज ऑफ इनकम फ्लो ओवर द होल लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। पूरी लाइफ टाइम एक इंडिविजुअल कितना कमा रहा है उस पे भी डिपेंड करता है। मतलब ये लोग कहने का मतलब है कि जो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस है वो केवल और केवल इनकम रेलिवेंट कंजम्पशन से रिलेटेड नहीं है, इज टेकन एज द एवरेज ऑफ इनकम फ्लो ओवर द होल लाइफ। पूरी की पूरी लाइफ और इंडिविजुअल से लेकर फैमिली के कंसर्न तक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग कंजम्पशन इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा सेविंग का तो आप कंज्यूम कम करोगे, इन्वेस्ट ज़्यादा करोगे, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा लोन का तो आप कंज्यूम ज़्यादा करोगे और इन्वेस्ट कम करोगे। तो यही सब फैक्टर्स होते हैं। जैसे प्राइस लेवल बदल गया, अगर प्राइस लेवल बदल गया, इफ़ पीपल सफ़र फ्रॉम मनी इल्यूजन एंड डू नॉट रिकॉग्नाइज द फैक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस लेवल ऑन देयर रियल इनकम, दे में एक्ट डिफरेंटली, अलग तरीके से ट्रीट किए जाएंगे प्राइस लेवल के घटने और बढ़ने पे। अगर प्राइस लेवल बढ़ता है तो रियल इनकम आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, और अगर प्राइस लेवल कम होता है तो रियल इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है।
प्राइस एक्सपेक्टेशन, अगर आपको फ्यूचर में राइज इन प्राइस की ऐसी एक्सपेक्टेशन हो रही है तो पीपल क्या करेंगे, आर इनकरेज टू परचेज मोर एट प्रेजेंट। आज की डेट में वो ज़्यादा खरीदेंगे अगर फ्यूचर में उनको प्राइस बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर फ्यूचर में प्राइस घटते हुए दिख रहे हैं तो वो अपनी परचेज को अभी स्टॉप डाउन करके फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन पे, फ्यूचर की परचेज पे डाल देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा है तो आपकी लोअर लेवल ऑफ इनकम होगी एंड लो एट हायर लेवल ऑफ इनकम। दिस इज़ बिकॉज एट लोअर लेवल ऑफ इनकम, जब कम लेवल होती है तो प्रेशर इमीडिएट कंजम्पशन पे ज़्यादा पड़ता है। इनकम कम होगी तो आप सेविंग भी कम करोगे, कंज्यूम ज़्यादा करोगे। ये कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में। ऑनरशिप ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, आपके पास बहुत अच्छे खासे एसेट्स हैं तो आप क्या करोगे, मोर ऑन कंजम्पशन पे खर्च करोगे, कहोगे खाओ पियो उड़ाओ मज़े करो। लेकिन अगर आपके पास असेट्स वगैरह कम होंगे तो आप क्या करोगे, नहीं भाई हमें तो फ्यूचर के लिए भी सेव करना है। कंज्यूमर क्रेडिट, अवेलेबिलिटी एंड ईजियर टर्म्स ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट स्टिपुलेट कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑन ड्यूरेबल गुड्स। अगर मुझे आसानी से क्रेडिट मिलता है तो मैं कंजम्पशन उस सिनेरियो में ज़्यादा करूँगी एज़ कम्पेयर टू सेविंग। ठीक है, तो ये कह रहे हैं, ये भी चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, मीन्स इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आपकी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट एनी हाउ सिमिलर भी ट्रीट की जाती है और अलग भी। देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है जो कि मैं हाईलाइट करती हूँ। द अजम्पशन एंड सी हाउ लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डिटरमाइंड इन द इकोनॉमिक सिस्टम। एक इकोनॉमिक सिस्टम में इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से देखा जाता है उसकी हम डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पे एक वर्ड बच्चों ट्रीट किया जा रहा है, दैट इज़ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मैं बिल्कुल भी आपको इसको शॉर्टकट में नहीं बताऊंगी, रीज़न बीइंग कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है वो जिसमें मैंने क्रेडिट क्रिएशन वाला लेक्चर प्रोवाइड किया था उसके अंदर मैंने दोनों पॉइंट प्रोवाइड किए थे। आपके बैंकिंग वाला भी सेशन था और आपका उसका भी था, इकोनॉमिक्स का भी था। उसके अंदर ये डिटेल में डिस्कस हो रखा है तो आप लोग उसको गो थ्रू करना, ये मैं डिस्कस नहीं कराऊंगी। डिस्काउंटिंग फ्यूचर वैल्यूज़ क्या होती है, जो कि मान लो मुझे फ्यूचर में कुछ कैश फ्लो मिलने वाला है, आज की डेट में उसकी कितनी वैल्यू है उसको फ्यूचर वैल्यूज़ बोला जाता है। मतलब अगर मान लो फ्यूचर में मुझे आज मैंने आपको, अगर मुझे फ्यूचर में 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं, 10 लाख, तो मैं देखूंगी ना आज की डेट में इसकी वैल्यू कितनी है, तो उसके लिए मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और फ्यूचर वैल्यू मीन्स अगर मुझे आज की डेट में 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, उसकी फ्यूचर में कितनी वैल्यू होने वाली है वो रिप्रेजेंट करेगी। इसका प्रैक्टिकल बनता तो नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो आप इस तरीके से फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो इसका। बाकी मैं टेलीग्राम पे आपको इसका जो भी है फॉर्मूला आपको मेंशन कर दूंगी। ये डिस्काउंटिंग पीरियड है कि अगर 10% होता है तो इसको देखो निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। कैलकुलेटर ले लो और कैलकुलेटर से मैं आपको बता देती हूँ कैसे, मेरे साथ साथ करते जाओ। देखो सबसे पहले आपको कैलकुलेटर में वन टाइप करना है, 1 डिवाइड पे 1 प्लस जितना भी आपको परसेंट दे रखा है, सपोज 10% है तो 0.10। एक बार करोगे तो ये आ जाएगा, दूसरी बार करोगे, अब ऐसे मत करने ला 1 में 1 डिवाइड किया उसमें प्लस किया, नहीं, सबसे पहले ये करो तो जो भी वैल्यू आएगी उसको 1 से डिवाइड करो, कितनी आएगी नीचे वैल्यू। अगर आप देखो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.10 कर रहे हो तो ये कितना आएगा 1 डिवाइड बाय 1.10। और इसको जब सॉल्व करोगे तो फर्स्ट पॉइंट आपका आएगा 9.09. ऐसे ही नेक्स्ट आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, 1 ईयर का, 2 ईयर का, ऐसे की बढ़ता जाएगा आपकी वैल्यू, ये आएगी ये आएगी ये आएगी, तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट आ सकती हैं आपकी वैल्यूज़। ये आ गया हमारा पेज।
मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल तो आप लोग डिटेल वाले लेक्चर से कर ही लोगे, वो बहुत डिटेल में बता रखा है। तो दैट इज़ हाउ कंप्लीट, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब MEC शेड्यूल ऑफ फर्म भी मैंने डिस्कस किया है पूरा का पूरा, ये पूरा MEC शेड्यूल पूरा अच्छे से। ये है एक्सेलरेशन प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये क्या कहता है देखो समझो। द थ्योरी which tells us how the level of investment is affected by change in the level of income. इनकम के बदलने पे आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी बदलती है, वो कहलाता है आपका एक्सेलरेशन प्रिंसिपल, जिसको आप मल्टीप्लायर के नाम से भी जानते हो।